नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। मेरे साथ है ताबिश हुसैन। आज सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ, कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस, इसमें जब राहुल गांधी से इससे पहले पूछताछ हुई थी तो देश भर में सड़कों पर कांग्रेस थी और अब सोनिया गांधी से ईडी जो है वो पूछताछ करेगी और इसको लेकर भी कांग्रेस की तैयारी कुछ ऐसी ही है। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस तैयार है और आज सोनिया गांधी से 11 बजे से पूछताछ शुरू होनी है। आपको बता दें, ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। देश भर में वो प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सड़कों पर आज प्रदर्शन करेगी। पार्टी की तरफ से देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही कांग्रेस दफ्तर की बैरिकेडिंग कर दी है और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में सुबह 10 बजे एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि कल एक और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी हुई जिसमें ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति पर विचार मंथन हुआ। इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन घंटों तक पूछताछ की थी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध जारी है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए देश भर में प्रदर्शन करेगी। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। देश के सामने दिखाना है कि सरकार किस स्तर पर गिर रही है। सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है, एक शहीद की बहू हैं, एक शहीद की पत्नी हैं। पूरा जीवन उन्होंने इस देश की सेवा में लगा दिया। उनके साथ अगर आप एजेंसीज का दुरुपयोग करके इस तरह की घिनौनी राजनीति करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी और जवाब देगी। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। ये आज तय हो जाएगा कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज आने हैं। संसद भवन में सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 18 जुलाई को हमने देखा था कि किस तरह से मतदान हुआ था। उसके बाद आज वोटों की गिनती होगी। एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर वो जीत हासिल करती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो यहाँ पर ये आपको भी ताबिश हम दर्शकों को बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, उनका बैकग्राउंड क्या, पृष्ठभूमि क्या है और उनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था और भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा ओडिशा से 2 बार वो विधायक भी रही हैं। बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में मंत्री वो रह चुकी हैं और पार्षद से उन्होंने जो अपना सियासी सफर है उसकी शुरुआत की थी। और आपको बताएं कि देखिए 2021 तक वो झारखंड की गवर्नर रही हैं और 97 में पार्षद के तौर पर राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत अपनी की थी। तो एक लंबा सफर उनका रहा है। कार्यकारिणी की सदस्य, फिर उसके बाद रही सियासत और समाज सेवा में करीब 2 दशक का एक बड़ा अनुभव उनके पास है। ओडिशा के मयूरभंज जिले की वो रहने वाली है। इनका मुकाबला जो था वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से था। वो उनके बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से ये हैं और 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उससे पहले बीजेपी से 2018 में इस्तीफा उन्होंने दिया था। 2009 में बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 2002 से 4 तक विदेश मंत्री का पदभार भी ये संभाल चुके हैं।
सिर्फ विदेश मंत्री का नहीं बल्कि वित्त मंत्री भी वो रह चुके हैं और 3 बार रह चुके हैं। 1998 से 2002 के बीच वो अटल बिहारी सरकार में 2 बार वित्त मंत्री रहे। 1990 और 91 के बीच चंद्रशेखर सरकार में वो वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा 1998, 99 और 2009 में हजारीबाग से वो सांसद भी रहे। आपको बता दें 1986 में राजनीति में वो आए थे, जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो रहे हैं। 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ था। तो ये पूरा उनका बैकग्राउंड रहा है। एक और बड़ी खबर जो कई दिनों तक चर्चा में बनी रही, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर आखिरकार तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वो 23 दिनों से जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सभी मामलों में जमानत दे दी। ये कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल से जब मोहम्मद जुबैर रिहा किए गए थे। 27 जून को दिल्ली पुलिस ने उनके 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उन पर कई केस दर्ज किए गए और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बनाई गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। मोहम्मद जुबैर की जमानत पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए ये मांग खारिज कर दी और कहा कि ये किसी शख्स को बोलने से रोकने का काम होगा। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी है। लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ 7 मुकदमे थे और दिल्ली वाले केस में उनको पिछले हफ्ते बेल मिल गई थी, तो मोहम्मद जुबैर निकले हैं बाहर। और जुबैर से हम कोशिश करेंगे कि एक रिएक्शन लें, वो अपनी लीगल टीम के साथ में हैं। जुबैर, हाउ आर यू फीलिंग? विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं जुबैर। मैं सौरभ हूँ एनडीटीवी से। एक सेकेंड। तो आप यहाँ पर अपनी लीगल टीम के साथ निकले हैं मोहम्मद जुबैर और आप देख सकते हैं कि विक्ट्री साइन जो है, जुबैर कुछ कहना चाहेंगे? इशारों में ही कह दीजिए। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, सच की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? एक वन वर्ड। आई ड्राइव राइट। हाँ, तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए मोहम्मद जुबैर निकले हैं। तो आपने देखा मोहम्मद जुबैर निकल गए हैं, उनकी रिहाई हो गई है। लगभग 23 दिन वो जेल में रहे हैं और अब वो यहाँ से निकल करके अपने घर जाएंगे और कोर्ट ने उनको इजाज़त भी दी है कि वो ट्वीट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पत्रकार हैं। तो 23 दिन बाद जेल से बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी यूपी वाले सारे मामलों में। अब अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। उन्होंने बयान नहीं दिया पर विक्ट्री साइन, जीत का सिग्नल ज़रूर दिया है। तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद निकले हैं। उनके वकील काफ़ी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और हम जानते हैं किस तरीके से पहले सीतापुर में उनको बेल मिली तो लखीमपुर वाले केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लखीमपुर के बाद हाथरस में दिल्ली वाले में बेल मिली तो उनकी एक एफआईआर चंदौली में पाई गई। तो एक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा दुष्चक्र लगता है। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। मोहम्मद जुबैर अब बाहर गए हैं, वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं और ट्वीट करने पर उनकी कोई पाबंदी नहीं है। सहयोगी सुधीश कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ट्वीट करने पे पाबंदी नहीं है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए मोहम्मद जुबैर नजर आए। और जुबैर से जुड़े तमाम मामले दरअसल थे क्या और देश की सर्वोच्च अदालत ने जुबैर को अंतरिम जमानत देते वक्त क्या क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पूरे 23 दिन के बाद जेल से रिहा हो सके। पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद सीतापुर कोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का फैसला बड़ी राहत बनकर आया। जुबैर को उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर में जमानत दे दी गई है। ये सारे 6 केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ ही जुबैर मामले में बनी यूपी सरकार की एसआईटी को भंग कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ही सारे मामलों की जांच करेगी। जुबैर को किसी नई एफआईआर के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने सारे एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी। कहा कि अगर जुबैर चाहें तो इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर 2018 के एक ट्वीट को आधार बनाकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पता चला कि उनके खिलाफ यूपी के अलग अलग शहरों में एफआईआर दर्ज हैं। बुधवार के फैसले का एक अहम पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों में संयम बरतने की बात कही और बोलने की आजादी का बचाव किया। कहा कि कानून की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की यह मांग खारिज कर दी कि जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह किसी वकील को दलील देने से रोकने जैसा होगा।
किसी शख्स को बोलने से रोकने का काम होगा। हम किसी पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते। वह जो कुछ भी करेगा कानून में जिम्मेदार होगा। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये जुबैर के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इंसाफ का सवाल अभी भी बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, बारी दिल्ली पुलिस की है। उसने जो जो दावे किए हैं उनके सबूत भी पेश करने होंगे। यानी पुलिस की परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि अब कानून की अदालत के कटघरे में दिल्ली पुलिस खड़ी होगी। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री क्यों नाराज आखिर हुए। और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री नाराज हैं और एक मंत्री ने अपनी ही सरकार पर अनुसूचित जाति के होने के चलते अनदेखी करने से लेकर तबादलों में पैसे के लेन देन का आरोप लगाकर इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि बाद में मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा देने की बात का खंडन कर दिया। आखिर दिनेश खटीक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद क्यों नाराज हैं और अपनी ही सरकार पर इन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी रविशरण शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में इस्तीफे की अटकलों के बीच जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक बुधवार को सुबह जब अपने मेरठ के घर से निकले तो अपने इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर गए। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। लेकिन दोपहर होते होते अमित शाह को लिखा जब उनका ये 2 पन्ने का इस्तीफा मंजरे आम हुआ तो पता चला कि सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। इस इस्तीफे में न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि दलित होने के चलते उनकी अनदेखी होने का आरोप भी लगाया गया। पत्र में लिखा गया है कि दलित मंत्री होने के चलते अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। मंत्री होने के बावजूद अब तक कोई विभाग नहीं दिया गया है। जल शक्ति विभाग में हुए तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है। 9 जुलाई को जब इस बाबत जानकारी मांगी तो प्रमुख सचिव ने मेरा फोन काट दिया। दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए विभाग में मेरे साथ भेदभाव होता है। ऐसे में दलित समाज का मेरा मंत्री रहना बेकार है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को देने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह के नाम दिया है। इन गंभीर आरोपों के चलते अब पार्टी के अध्यक्ष सवालों से कतरा रहे हैं। यूपी सरकार के जो 2 मंत्री नाराज हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में दिनेश खटीक नाराज होने वाले अकेले मंत्री नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार देर शाम तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे समेत 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये 0 टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। दिल्ली आने से पहले जितिन प्रसाद मंगलवार को योगी आदित्यनाथ से मिले और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के जितिन प्रसाद को खूब खरी खोटी सुनाई है। यही वजह है कि अब दिल्ली दरबार माथा टेकने जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। अमित शाह से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये भी सफाई दे रहे हैं कि उन पर कोई कड़ी कार्रवाई ना की जाए। उनको ट्रांसफर पोस्टिंग्स में हो रहे इस भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में हुए तबादलों में अनियमितता की बात को लेकर सबसे पहली चिट्ठी धमाका खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से 4 जुलाई को हुआ था।
ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर अपने ही अपर सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ही नहीं, बाहर के विपक्षियों को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। एक मंत्री का अपनी ही सरकार में तबादलों में भ्रष्टाचार से लेकर जातीय भेदभाव तक की शिकायत करना कोई मामूली बात नहीं है। यह घटना बताती है कि कैसे तबादलों से लेकर सरकार के आम कामकाज में अधिकारियों की ताकतवर भूमिका से मंत्री परेशान हैं। देखना यह है कि कैसे दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से बात करके इस मामले का रास्ता खोजता है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और परिमल कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 16 नगर निगमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। पहले चरण में बीजेपी के हिस्से 11 में से 7 नगर निगम आए थे। दूसरे चरण की मतगणना में कांग्रेस ने मुरैना और रीवा में बीजेपी से एक सीट छीन ली है। और कटनी में तो बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी से ये सीट जो है वो बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने छीन ली है। बीजेपी के खाते में रतलाम और देवास की एक सीट ही आई है। हालांकि पार्टी निगम में बोर्ड बीजेपी का ही बनना तय है, क्योंकि पार्षद बीजेपी के ज्यादा चुनकर आए हैं। महापौर चुनाव, पहले बीजेपी 16, इस बार 9 सीटें, कांग्रेस 5, आप और निर्दलीय को एक महापौर। मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी के 16 में से 16 महापौर थे। विधानसभा चुनाव से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में वो 7 नंबर कम लाई, फिर भी जश्न मना रही है। नेता तर्क दे रहे हैं। उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ कराए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है। और स्थानीय चुनाव में रिपीट होना बहुत बड़ी बात रहती है। उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के कई जिलों में कांग्रेस मुक्त, जो प्रधानमंत्री का संकल्प था कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें ग्राम पंचायत, जनपद, जिले में कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन छिंदवाड़ा में तो उन्होंने उसको बीजेपी मुक्त कर दिया। नहीं, देखिए, छिंदवाड़ा एक थोड़े से वोट से हम हारे हैं, 3500 वोट से। दूसरे चरण में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के अपने जिले मुरैना में भी बीजेपी को हार मिली। पहले चरण में उसे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर और जेपी नड्डा की ससुराल जबलपुर को गंवाना पड़ा था। 15 साल बाद सत्ता में आकर 15 महीने में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के 5 महापौर बने हैं, सो वहां भी जश्न का माहौल है। अगर बीजेपी इस पे जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं। बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयाँ ये बात हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती। मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में महापौर का पद बीजेपी से छीन लिया। वहीं एमआईएम बुरहानपुर में कांग्रेस के मुंह से महापौर का पद छीनने में अहम कारक बनी, तो खरगोन सहित कई इलाकों में एमआईएम के पार्षद चुने गए। स्थानीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 80% से ज्यादा पार्षद जीते हैं। वैसे रिकॉर्ड पर 7 महापौर का पद उसको गंवाना भी पड़ा है। शायद ये उसी का जश्न है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लिए राह आसान नहीं रहेगी, इतना तो कहा ही जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के उस पार देखेंगे एनकाउंटर में कहां मारे गए सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटर, देखेंगे ब्रेक के बाद।
मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 मेन शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में मार गिराए गए। ये एनकाउंटर बुधवार को अमृतसर के पास एक गांव में हुआ। मारे गए दोनों शूटर्स के नाम हैं मनप्रीत और जगरू। इनके पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद की गए हैं। आरोप ये है कि मनप्रीत मन्नू ने ही मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। मूसेवाला मर्डर में शामिल 8 शार्प शूटरों में से 3 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था और कल 2 शूटर मारे गए हैं। एक शूटर अब भी फरार है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ये एनकाउंटर वहां पर चल रहा था। कई घंटे जो है पुलिस के साथ ये मुठभेड़ चली, जिसके बाद इन 2 शूटरों को जो है ढेर किया गया। अब बात करते हैं एक और मामले की। नीट की परीक्षा में कोल्लम की एक छात्रा ने अभिभावकों ने उसके शिकायत की थी कि परीक्षा में बैठने से पहले जांच के नाम पर लड़कियों को इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर यहां पर किया गया था और ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ गया। इस सिलसिले में 5 महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई है। बुधवार को भी कोल्लम में बीजेपी और एबीवीपी का प्रदर्शन चलता रहा। उनका आरोप है कि छात्राओं ने उत्पीड़न और बेइज्जती की जो शिकायत की है, उसके बाद भी केरल पुलिस असली मुजरिमों को पकड़ने की जगह लीपापोती कर रही है। मामला कोल्लम के मारथोरमा कॉलेज का है। सफाई कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 निर्दोष नहीं हैं। जो एजेंसी उन्हें परीक्षा केंद्र में लाई वे केरल कांग्रेस के एक नेता द्वारा समर्थित एक फर्म है जो LDF का सहयोगी है। जिन 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 3 उस कंपनी से जुड़ी हैं जिन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हायर किया था और 2 महिलाएं कॉलेज की हैं जहां परीक्षा केंद्र था। हमने लड़कियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी को दिया था। इनमें मेरी बेटी भी है जो अभी सिर्फ 19 साल की है। उसके भी अधिकार हैं। पुलिस को ठीक से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। जिन 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि उसने केवल छात्रों की मदद करने की कोशिश की थी। जब सुपरवाइजर ने कहा कि इनरवेयर में कोई मेटल है, हमने लड़की से कहा कि वो रोए नहीं। उसे बदलने के लिए हमने एक रेस्ट रूम भी खोल दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी भी 20 साल की बेटी है। मैं भी एक माँ हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मदद की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में 3 सदस्यों की जांच बिठाई है, जिसे 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। पुलिस में 5 शिकायतों और मीडिया के सामने खुलकर अपने उत्पीड़न की कहानी कहने के बाद यह कार्रवाई हो पाई है। कोल्लम से SP बाबू के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। अब बात करेंगे अब नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली।
नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, ईडी में जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया उसके खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस से राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से पूछताछ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद भी किए हैं, इंतजाम भी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही कांग्रेस दफ्तर की बैरिकेडिंग कर दी है। और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में सुबह 10 बजे एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कल एक वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पर भी एक बैठक हुई। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति पर विचार मंथन किया गया। आपको ये भी बता दें, इसी मामले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिन लगातार कई घंटों तक पूछताछ की थी। उस दौरान भी हमने देखा था कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर उतर आए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध जारी है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए देश भर में प्रदर्शन करेगी। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। देश के सामने दिखाना है कि सरकार किस स्तर पर गिर रही है। सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है, एक शहीद की बहू हैं, एक शहीद की पत्नी हैं। पूरा जीवन उन्होंने इस देश की सेवा में लगा दिया। उनके साथ अगर आप एजेंसीज का दुरुपयोग करके इस तरह की घिनौनी राजनीति करेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी और जवाब देगी। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय पे उमा शंकर सिंह मौजूद हैं और ईडी दफ्तर के बाहर नीता शर्मा मौजूद है। उमा, पहले आपके पास आएंगे। आज सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी ईडी, किस तरह की तैयारी और रणनीति कांग्रेस की इस वक्त बनी हुई है? पिछली बार हमने देखा था सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए थे। जी बिल्कुल, उसी तर्ज पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आज भी सड़क पे उतरने की उम्मीद है। और जहां तक बड़े नेताओं की बात है तो अशोक गहलोत तो यहां आ ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भी यहां पे पहुंचने की बात की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश दूसरे विपक्षी दलों को, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में लेने की है। तो एक बैठक संसद भवन में की जाएगी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ, और वहाँ से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बस में बैठकर कूच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है दिल्ली में, खासतौर पे अकबर रोड के आसपास, ऐसे में वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे इस बात की संभावना कम है। लेकिन पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की ये है कि अपनी जो नेत्री है, अपनी जो नेता है सोनिया गांधी, उसके साथ खड़ा नजर आया जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के समय प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस पार्टी में एक सेंस ये कहता है कि उतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन न किया जाए। एक तो सोनिया गांधी की तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं रहती, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये देखेगी कि ईडी किस तरह से पेश आती है। क्या कई दिनों तक, जैसे 5 दिनों तक राहुल गांधी को बुलाया था, उसी तरह से सोनिया गांधी को भी ईडी बुलाती है, या आज की पूछताछ के बाद बात खत्म हो जाती है। तो इन सब बातों पे निर्भर करेगा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है किस तरह से जोर पकड़ेगा, या कांग्रेस इस बार थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेगी। तो दिन ढलने के साथ 11:30 बजे के आसपास सोनिया गांधी अपने घर से निकलेंगी, 11:15 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। तो देखना है कि प्रदर्शन का आज का सिलसिला किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, अब कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है इसका विरोध करने की, और जैसे कि उमा बता रहे थे कि अब देखना होगा किस तरीके से विरोध जो है वो होता है। उमा, आप रहिए हमारे साथ, नीता भी हैं। नीता, आपके पास में आऊंगा, थोड़ा इस मामले का बैकग्राउंड भी बताइए, अब तक इसमें क्या हुआ है। और दूसरा, क्योंकि राहुल गांधी से इस मामले में कई घंटे तक, कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है, तो उन्हीं सवालों के जवाब अब सोनिया गांधी को यहाँ पर देने। बिल्कुल, जो सवाल हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी भी 38% की स्टेक होल्डर हैं इसमें, यंग इंडिया लिमिटेड में, ऐसा ईडी का कहना है। साथ में उन्हें ये जो पैसा जो है 90 करोड़ का जो पैसा था, वो किस तरह से एजीएल को जो है फिर यंग इंडिया लिमिटेड को दिया गया, किस तरह से
डेट टू इक्विटी उसे जो है तब्दील किया गया, और किस तरह से जो 800 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे लेकर जो सवाल हैं, क्योंकि कई जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसकी कई प्रॉपर्टीज जो हैं ऑल ओवर इंडिया जो उसने अक्वायर की थी, जिसकी अब वैल्यू जो है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी या फिर सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं तो ये 2000 करोड़ रुपया है। तो इन सब की एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो सोनिया गांधी को भी देनी पड़ेगी। राहुल गांधी से 5 दिन तक ये जो है पूछताछ चली थी। इसके पीछे ईडी ऑफिसर्स का ये तर्क था, उनका ये कहना था कि जो सवाल थे उनको उनसे जब वो पूछे जा रहे थे तो वो काफ़ी समय लगा रहे थे, अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार रिवाइज कर रहे थे, वो डिक्टेट कर रहे थे, जब वो डिक्टेशन के बाद वो टाइप होकर वापस आती थी वो दोबारा उसको रिव्यू करते थे। जो रिव्यू करने में जो स्टेटमेंट्स का जो समय लगा, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल मामला है, पैसे के लेन देन का मामला है, वो पूरा एक्सप्लेन करना उनको करना ज़रूरी है। हालांकि जब ये केस खुला था तो ट्रायल कोर्ट ने इनकम टैक्स की जो असेसमेंट्स हैं, बोथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो असेसमेंट्स है उन्हें फिर से रिव्यू करने की एक जो परमिशन है वो दी थी इनकम टैक्स को, जिसके आधार पर ये जो केस है वो चलाया जा रहा है। ये ईडी ऑफिस के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी ऑफिस के 4 जो हैं वो एंट्रेंसेज हैं, उनमें से एक एंट्रेंस के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। विद्युत भवन लेन है, यहाँ पर जो इंतजाम है, जैसे कांग्रेस ऑफिस के बाहर इंतजाम है वैसे ही यहाँ पे इंतजाम है। पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, महिला पुलिस जो है वो भी लगाई गई है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी 11 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगी। पहले उन्हें बुलाया गया था जून के महीने में, लेकिन क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती थी, इस करके वो यहाँ नहीं आ पाई। आज वो यहाँ पर पहली बार जो है वो इस मामले में ईडी के सामने पेश होंगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि गांधी परिवार से पहले राहुल गांधी एक शख्स थे जो किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने पेश हुए थे, और सोनिया गांधी अब जो है सेकंड, और जो सेकंड हैं गांधी परिवार से जो पेश होंगी। सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इंतजामों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं से अगर अचानक से कांग्रेस वर्कर्स अगर आ जाएं तो उन्हें किस तरह से रोका जाएगा। तो पूरा जो ये पेरिफेरी है, ये जो खान मार्केट की जो पेरिफेरी है और जो पीछे क्लैरिजेस की जो पेरिफेरी है, उस पे भी काफी इंतजाम जो है तबिश किए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ पर आपने इंतजाम दिखाया। उमा भी हमारे साथ है। उमा, थोड़ा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है, वहाँ पे किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी जब ईडी में पेशी हो रही थी, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें अपने हेडक्वार्टर में ही कार्यकर्ताओं को जाने की इजाजत नहीं थी। क्या ऐसा ही आज भी देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ जैसा कि पहले भी बताया कि पुलिस की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। बैरिकेड लगा के इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आम जो यहाँ पर यातायात है उसकी भी इजाज़त नहीं है, और ख़ास तौर पे क्योंकि 144 लगाया हुआ है तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ मीडिया पर्सनस को ज़रूर आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस के नेता आएंगे यहाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे तो उनको तो आने दिया जाएगा, लेकिन बड़ी जो भीड़ है वो नहीं जुटने दी जाएगी। ऐसा इस तरह से पुलिस का इंतजाम किया गया है। पिछली बार क्योंकि राहुल गांधी पेश हो रहे थे तो उस समय बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ खड़े होने के लिए और उनके साथ ईडी दफ्तर जाने के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। आज भी उनके पहुँचने की संभावना है, लेकिन जिस तरह का इंतजाम है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि उनको बाहरी रोका जाए, और जो पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के या जो बड़े नेता यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे उनको आने दिया जाएगा। तो पुलिस अपनी तरफ से कोई एक मौका नहीं लेना चाहती, और इसलिए उसने इस तरह से बैरिकेडिंग करके इस पूरी सड़क को ही बंद कर दिया है। तो सड़क को बंद किया गया है और बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। उमा और नीता, आपके पास हम लौटेंगे आगे इस खबर पर अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। तो देश को आज मिलने जा रहा है अपना 15वां राष्ट्रपति। आज होगी मतगणना। तो
प्रदेश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा यह आज तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और संसद भवन में सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। हालांकि ये लगभग तय ही दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली जो है राष्ट्रपति होने जा रही हैं। अगर वो जीत हासिल कर लेती है तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल भी 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को जो नए राष्ट्रपति होंगे वो शपथ लेंगे। तो यहां पर जो इस रेस में उम्मीदवार हैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 20 जून 1958 को इनका जन्म भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और आपको बताएं कि झारखंड की राज्यपाल ये रह चुकी हैं। ओडिशा से 2 बार विधायक रही हैं। बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और पार्षद से इन्होंने जो अपना सियासी सफर है उसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा बीजेपी के एसटी मोर्चा की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। सियासत और समाज सेवा में करीब 2 दशक का उनका अनुभव रहा है। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा के मयूरभंज जिले की वो रहने वाली हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी अगर वो जीतती हैं तो। तो ये आप द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर देखिए, कितने एक बड़ा अनुभव उनके पास है। एक सरकार में रही हैं, एक लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है और उनको उनके काम के लिए जो है काफ़ी पहचाना भी जाता है। ओडिशा से आती हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। काफी एक लंबा संघर्ष रहा है और वो अपने गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है। और ये अब आपको हम दिखा रहे हैं पृष्ठभूमि यशवंत सिन्हा की, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के। 2021 में तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हुए। 2018 में बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया। 2009 में बीजेपी के वो उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2002 और 4 के बीच वो विदेश मंत्री का उन्होंने पदभार संभाला हुआ था और 3 बार वो देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 1998 से 2002 तक अटल सरकार में वो 2 बार वित्त मंत्री रहे। 1990 से 91 चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे। 98, 99, 2009 हजारीबाग से सांसद बने और 1986 में राजनीति में वो आए और जनता पार्टी में शामिल वो वहां से हुए थे। उसके बाद इनका भी एक लंबा अनुभव रहा। 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी वो रहे। 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ था। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो 2 मंत्री हैं वो खासा नाराज चल रहे हैं और एक मंत्री ने अपनी ही सरकार पर अनुसूचित जाति के होने के चलते अनदेखी करने से लेकर तबादलों में पैसों के लेन देन का गंभीर आरोप लगाया था, इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि बाद में जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, उन्होंने इस्तीफा देने की बात का खंडन कर दिया था। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कल शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिनेश खटीक के बीच मुलाकात भी हुई है, जिसमें जो नाराजगी है इनकी उस पर बातचीत हुई। कल शाम नड्डा से दिनेश खटीक मिले। इस्तीफे की वजह जो है इन्होंने अनदेखी बताई थी अपनी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, और खटीक ने दलित विरोधी राजनीति का आरोप भी लगाया था। नड्डा ने दिनेश खटीक को इसके बाद आश्वासन दिया है। और ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। साथ ही इस बैठक में प्रदेश के सह संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद थे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। पहले चरण में बीजेपी के हिस्से में 11 में से 7 नगर निगम आए थे और दूसरे चरण की मतगणना में कांग्रेस ने मुरैना और रीवा में बीजेपी से एक-एक सीट छीन ली है। और कटनी की बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी से ये सीट बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने छीन ली। बीजेपी के खाते में रतलाम और देवास की एक-एक सीट ही आ पाई। हालांकि 5 निगमों में बोर्ड बीजेपी का ही बनना तय है, क्योंकि पार्षद बीजेपी के ज्यादा चुनकर आए हैं। महापौर चुनाव, पहले बीजेपी 16, इस बार 9 सीटें, कांग्रेस 5,
आप और निर्दलीय को एक महापौर। मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी के 16 में से 16 महापौर थे। विधानसभा चुनाव से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में वो 7 नंबर कम लाई, फिर भी जश्न मना रही है। नेता तर्क दे रहे हैं। उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है। और स्थानीय चुनाव में रिपीट होना बहुत बड़ी बात रहती है। उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के कई जिलों में कांग्रेस मुक्त, जो प्रधानमंत्री का संकल्प था कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें ग्राम पंचायत, जनपद, जिले में कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन छिंदवाड़ा में तो उन्होंने उसको बीजेपी मुक्त कर दिया। नहीं, देखिए छिंदवाड़ा एक थोड़े से वोट से हम हारे हैं, 3500 वोट से वहां। दूसरे चरण में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के अपने जिले मुरैना में भी बीजेपी को हार मिली। पहले चरण में उसे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर और जेपी नड्डा की ससुराल जबलपुर को गंवाना पड़ा था। 15 साल बाद सत्ता में आकर 15 महीने में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के 5 महापौर बने हैं, सो वहां भी जश्न का माहौल है। अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं। बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयाँ ये बात हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती। मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में महापौर का पद बीजेपी से छीन लिया। वहीं एमआईएम बुरहानपुर में कांग्रेस के मुंह से महापौर का पद छीनने में अहम कारक बनी, तो खरगोन सहित कई इलाकों में एमआईएम के पार्षद चुने गए। स्थानीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 80% से ज्यादा पार्षद जीते हैं। वैसे रिकॉर्ड पर 7 महापौर का पद उसको गंवाना भी पड़ा है। शायद ये उसी का जश्न है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लिए राह आसान नहीं रहेगी, इतना तो कहा ही जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो 23 दिन बाद जुबैर को मिली है जमानत, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखेंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं रेलवे की। जो खिलाड़ी और बुजुर्ग रेलवे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें रेलवे में जो एक वक्त पर किराए में छूट मिला करती थी वो वापस से मिलेगी, तो उनके लिए निराश करने वाली खबर है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में छूट देने से इनकार कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में 2-2 कहा कि रेल किराए में पहले जो छूट मिलती थी उसके बहाल होने का इंतजार ना करें। रेल मंत्री की दलील है कि कोरोना के चलते 2 सालों से पैसेंजर सर्विस से होने वाली आय में काफी कमी आई है। इससे रेलवे को वित्तीय सेहत पर उसकी असर पड़ा है। टिकट पर छूट देने से रेलवे की माली हालत पर असर पड़ेगा, इसलिए सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं, साथ ही सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रेल टिकट पर छूट देना अब संभव नहीं है। और कर्नाटक के उडुपी से एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक भयानक सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ। उडुपी के एक टोल प्लाजा पर ये एम्बुलेंस, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, हादसे का शिकार हो गई। इस एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ एक मरीज और 2 अटेंडेंट सवार थे। टोल प्लाजा पर आते ही एम्बुलेंस अनियंत्रित हो गई और टोल बूथ से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए रेस जारी और भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस पद के और करीब पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक 5वें राउंड में भी टॉप पर रहे, उन्हें 137 वोट मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की रेस में अब 2 नाम ही रह गए हैं। अब ऋषि सुनक का मुकाबला लिज ट्रस से होगा। आपको ये भी बता दें, अब सबकी निगाह जो है इन दोनों के बीच सोमवार को बीबीसी पर होने वाली बहस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पिछले दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से नाराजगी जताते हुए कई मंत्रियों ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था। इनमें ऋषि सुनक भी शामिल थे, जिसके बाद बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर ईडी से जुड़ी हुई, जहां सोनिया गांधी से आज ईडी करेगा पूछताछ, कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दूसरी खबर, देश को आज मिलेंगे नए राष्ट्रपति, क्या मुर्मू रचेंगी इतिहास। तीसरी खबर, 23 दिन बाद जेल से आखिरकार कल रिहा हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर। और चौथी खबर, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां दिग्गजों के गढ़ में हारी बीजेपी। पांचवी और आखिरी खबर रेलवे से जुड़ी हुई, जहां रेलवे किराए में रियायत की उम्मीद छोड़ दें बुजुर्ग और खिलाड़ी।